सो माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हम पढ़ेंगे अब आज पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम FLOT से भी बताते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो लॉ है, दैट इज FLOT, दिस लॉ दैट इज FLOT is given by Rudolf Clausius. Rudolf Clausius. रूडोल्फ क्लॉसियस ने ये लॉ दिया है। इस लॉ के हिसाब से ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डेफिनेशन इस लॉ की क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स remains constant. मतलब क्या है? अब यूनिवर्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। तो हम अगर बात करें ये सिस्टम की है, ये जैसे हमारा सिस्टम और इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो है सराउंडिंग। इसके चारों तरफ का जो एरिया है ये है सराउंडिंग, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है ये हमारा यूनिवर्स कहलाता है। तो ये हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग सराउंडिंग। तो इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो सब सराउंडिंग है। तो अगर एनर्जी सिस्टम से बाहर गई है तो वो सराउंडिंग में ऐड हुई है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर सिस्टम में से 3 किलो जूल एनर्जी निकली है, 3 किलो जूल सिस्टम में निकाली, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हुई है, तो वही जो है वो यूनिवर्स की इंक्रीज भी हुई है 3 किलो जूल। तो नेट चेंज जो आएगा वो जीरो का आएगा यूनिवर्स में जैसे कि ऐसा है ये कि एक हाथ आपका सिस्टम है, ये वन हैंड आपका सिस्टम है, और दूसरा हाथ आपका सराउंडिंग है। तो आपने एक हाथ से दूसरे हाथ में अगर चीज दी है तो आपसे तो बाहर नहीं गई, वो आपके पास ही रही। तो पूरे यूनिवर्स से बाहर नहीं गई है वो। तो बस ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज होता है, बस एनर्जी का, हीट का या किसी और भी चीज का। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एनर्जी है ये हमेशा कांस्टेंट ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे चेंज जो आएगा, डेल्टा ई, एनर्जी का जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा। मतलब सिस्टम की एनर्जी ना तो बढ़ी है ना कम हुई है, जो भी एनर्जी थी उसके पास वो बस एक तरफ से दूसरी तरफ पे चली गई है। सो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसके दूसरे भी स्टेटमेंट्स हैं कुछ और लोगों ने, जैसे कि रॉबर्ट मेयर। तो कुछ साइंटिस्ट जैसे कि रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज बहुत बड़ा नाम है थर्मोडायनेमिक्स में। एंड हेल्महोल्ट्ज, इन्होंने भी कुछ डेफिनेशन दी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो एंड हेल्महोल्ट्ज, तो वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू FLOT, so according to FLOT, that is first law of thermodynamics, energy can be completely converted into another forms. So एनर्जी कोई सी भी एनर्जी किसी भी दूसरी फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी कैन बी completely energy can be completely converted into another forms, converted to another forms। ये और मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मैथमेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज।
ये हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, और यहाँ पे डेल्टा E भी बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस W। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एनर्जी चेंज जो है, टोटल एनर्जी चेंज जो है वो हीट एनर्जी चेंज और वर्क चेंज के सम के बराबर होता है। मतलब क्या है? अब ये है कि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो गैसेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिक्विड और सॉलिड के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज ज्यादा नहीं लगते। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज मेनली गैसेस पे ज्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो ई है, ये गैस की इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है। इसको हम गैस के लिए बोलते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू इज टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं अगर वो हमारा गैस सिस्टम। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हीट और वर्क। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट और वर्क का, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज जो है, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो हीट चेंज और वर्क का सम होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे ये हमारा कोई पिस्टन है, अभी सपोज करिए कि इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है। अगर आप इसको हीट दे रहे हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी अब U फाइनल। नाउ U फाइनल इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन U इनिशियल, तो यहाँ पे डेल्टा U जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। डेल्टा U विल बी पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है सिस्टम की। सिमिलरली अगर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो भी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि अगर सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, ये सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी U जो है ये, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी है, और ये डेल्टा का मतलब चेंज है। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ all possible forms of energy, sum of all possible forms of energy with the system, energy with the system। जैसे हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स कई तरह के मूवमेंट शो करते हैं। तो जैसे ये गैस का कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, तो गैस का मॉलिक्यूल जो है ये वाइब्रेशन भी शो करेगा, आगे पीछे जाएगा। ट्रांसलेशन भी शो करेगा, ट्रांसलेशन मतलब अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। रोटेशन भी शो करेगा, अपनी जगह पे घूमेगा। काइनेटिक एनर्जी भी शो करेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी शो करेगा। तो इन सब का जो सम है, और भी सारी जो एनर्जी है, डेल्टा यू इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ट्रांजिशनल एनर्जी एंड ऑल दिस, प्लस हीट एनर्जी एंड ऑल दैट। तो इन सब का जो सम है, ये सब जो है इंटरनल एनर्जी में आता है। तो मतलब होता ये है कि हीट जो है ये इन सब एनर्जीज को बढ़ा देता है। रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मेनली वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, हीट एनर्जी जो है। तो इसलिए हीट के देने से इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है। ऐसी अगर हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तो भी वो वर्क जो है वो हीट में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और वो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ा देगा। तो वो कोई भी चीज जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये जो लॉ है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग, इसका जो कन्वेंशन है, हालांकि मोटो एक ही है। इस लॉ का जो मोटो है वो यही है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना तो बढ़ा सकते हैं, तो इसका एक और डेफिनेशन है, जैसे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी इसी का स्टेटमेंट है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, हम एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते ना कम कर सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसी का दूसरा डेफिनेशन है ये, उसी का दूसरा स्टेटमेंट है। कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी को हम ना तो कम कर सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं, ना उसको बढ़ा सकते हैं। वो सिस्टम के सराउंडिंग में एक्सचेंज तो करेगा, लेकिन इन टोटल यूनिवर्स जो है वो हमारे पास
एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगा, ना तो वो बढ़ेगा ना कम होगा। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बता दिया। हीट चेंज जो है वो ये है कि हीट सिस्टम से कितनी गई है, ये हीट एनर्जी नहीं है। हीट एनर्जी सिस्टम की एंथैल्पी चेंज होता है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन हीट अंदर बाहर जो गई है ये वो वाली हीट है। तो कई बच्चे एंथैल्पी और हीट से कंफ्यूज होते हैं। ये हीट जो है वो अंदर बाहर जाने वाली हीट है, और जो एंथैल्पी जो है वो हीट हीट कंटेंट जो है वो आपका जो एनर्जी चेंज जो आया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में, वो एंथैल्पी है। इसको हम आगे अगर हम देखेंगे तो अभी आप ये ध्यान रखें कि हीट और एंथैल्पी जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अभी जो है वो इंटरनल एनर्जी इन सबका सम होता है। अगर हम काम कर रहे हैं सिस्टम पर तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, और हीट दे रहे हैं सिस्टम को तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकली वी कैन ऑल्सो राइट, so first law of thermodynamics can be written as, so FLOT, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस W। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से we take positive sign for variables that increases the internal energy of system. We take positive sign उन वेरिएबल को हम पॉजिटिव मानते हैं जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव साइन फॉर वेरिएबल्स दैट increases the internal energy ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अब वर्क जो है वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है, तो एनर्जी बढ़ा रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव and work done on the system, work done on the system is also positive. Similarly, heat given by the system, अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, और सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वो भी नेगेटिव कहलाएगा। सो हीट गिवन by the system is negative, and work done by the system, वर्क डन, सिस्टम अगर काम कर रहा है तो अपनी इंटरनल एनर्जी के बेस पे काम कर रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑल्सो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल एनर्जी चेंज, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम is increasing, then it will be positive. And if internal energy of system is decreasing, then it will be negative. ये है हमारा पूरा साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको यही मिलेगा, साइन कन्वेंशन ही मिलेगा। हाँ तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन कहता है gaseous system is placed with pressure P1। कोई भी गैसियस सिस्टम है हमारा, कोई भी सिस्टम है जिसमें हम गैस है हमारे पास, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इट हैज अंडरगोन अ थर्मोडायनेमिक चेंज। ये थर्मोडायनेमिक चेंज जो है करता है, थर्मोडायनेमिक मतलब जो है हीट से कोई चेंज इसके अंदर आ रहा है, या कोई भी चेंज है जिसके अंदर हीट चेंज आ रहा है, वेयर टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रख रहा है उस चेंज के अंदर, टेम्परेचर बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट। कौन सा प्रोसेस होगा? तो आपको पता है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहां पे डेल्टा टी जो है वो 0 होता है, क्योंकि हमारा टी इनिशियल इज इक्वल्स टू टी फाइनल होता है।
और डेल्टा टी जो है वो क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि 0 होगा। तो यहाँ पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसको भी हम देखते हैं। जैसे बाकी ऑप्शंस को भी अगर हम देखें तो क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज 0 होता है, हीट चेंज डेल्टा क्यू जो है वो 0 होगा। यहाँ पे हीट का नहीं दिया हुआ है, इसमें टेम्परेचर का दिया हुआ है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज 0 होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर चेंज 0 होता है, डेल्टा पी जो है वो 0 होगा। आइसोकोरिक में जो है वो डेल्टा वी जो है वो 0 होगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिस्टम एक्स, कोई भी सिस्टम जो है वो एक्स है, अंडर गो फॉलोइंग चेंजेस। ये जो सिस्टम है ये फॉलोइंग चेंजेस कर रहा है, जिसमें ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और ये जो है ये थर्ड स्टेप है। ये 3 स्टेप से जो है वो गुजर रहा है। पहले स्टेप में क्या है, देखिए पहले स्टेप में प्रेशर है P1 V1 T1, और ये जो है ये x जो है ये कन्वर्ट हो रहा है W में, तो वहां पर P2 V2 T1। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये प्रोसेस होगा आइसोथर्मल। फिर ये W से कन्वर्ट हो रहा है प्रोसेस सेकंड में, प्रोसेस सेकंड के थ्रू या स्टेप सेकंड के थ्रू ये कन्वर्ट हो रहा है Z में। तो जहां पर W जो है उसका जो W स्टेट है सिस्टम की, उसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T1। और यहाँ पर जो प्रेशर है जो Z स्टेट है सिस्टम की, वहां पर P3 V2 और T2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ही कंजर्व रहा है, वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहा है। तो ये जो हमारा जो स्टेप है ये आइसोकोरिक हो जाएगा। फिर Z से X पे गया है, यहाँ पे सारी चीजें बदल गई हैं। P3 से P1 पे आ गया, चेंज हो गया प्रेशर। V2 से V1 पे आ गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। T2 से T1 पे आ गया, तो ये सब चेंज हो गया। तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सा प्रेशर है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है। अब जो है ये कह रहा है कि ओवरऑल प्रोसेस में बी कॉल्ड एज, ओवरऑल प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगा, ये कह रहा है। तो आप देखिए ये जो है ये X से W पे गया, W से Z पे गया, और Z से X पे गया, ये है। यानी कि हमारा इनिशियल P1 V1 T1 और जो फाइनल है P1 V1 T1 ये सेम है। जब इनिशियल और फाइनल सेम होता है तो यानी सिस्टम जो है वो कई स्टेप्स से फॉलो करता हुआ, जैसे मैं अगर इसको पीवी डायग्राम पे दिखाऊं तो ये पीवी डायग्राम है। पीवी ये मान लीजिए मेरा जो है ये एक्स स्टेट है, यहाँ पर प्रेशर जो है P1 है, P1 V1 और टेम्परेचर T1 है। ये चला गया हमारा किसी भी स्टेट W पर। W पर जो है वो प्रेशर है P2 V2 T1, और W से ये आ गया है Z पर, और Z से आ गया है ये वापस X पर, ये यहाँ पर। तो ये हमारा एक क्लोज लूप सिस्टम बन गया है, क्लोज लूप सिस्टम बन गया है। तो ये हमारा एक साइकिल बन गया है, जहाँ पे सिस्टम जो है वो 3 स्टेप से गुजरता हुआ अपना फाइनल इनिशियल स्टेट पे चला गया है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का मेन आंसर हो जाएगा। अब बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो साइक्लिक और रिवर्सिबल में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। साइक्लिक और रिवर्सिबल में क्या चेंज है, इसको हम देखते हैं। साइक्लिक और रिवर्सिबल, तो हम पहले देख लेते हैं साइक्लिक और रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चों को लगता है साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं या रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक होते हैं। तो साइक्लिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस डिफरेंसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस डिफरेंसेस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। रिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट में आएगा थ्रू n नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे ये पीवी डायग्राम है, यहाँ पे कोई सिस्टम, इनके जो वेरिएबल है वो P1 V1 T1 है, ये चला गया हमारा किसी दूसरे स्टेट पे जहां पर P2 V2 T2। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम भी हो सकता है या सारे वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे वेरिएबल डिफरेंट माने हैं। फिर ये जो है ये हमारा तीसरी स्टेट पे आ गया P3 V3 T3, और ये हमारा वापस जो है इनिशियल स्टेट पे आ गया यहाँ पर P1 V1 T1। तो सिस्टम घूम फिर के कई सारे स्टेप से पास होके वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ गया। तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम को उसी पाथ को फॉलो करते हुए पीछे आना होता है। जैसे ये A से हटा देता हूं मैं, जैसे A से
ये ए से बी पे गया है ऐसे फॉरवर्ड में, तो बी से ए पे उसी स्टेट में उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा। तो ये जो होते हैं ये ओपन लूप सिस्टम होते हैं। रिवर्सिबल जो है वो ओपन लूप सिस्टम एक तरीके से बोल सकते हैं, ओपन लूप सिस्टम है। और ये जो साइक्लिक जो है ये क्लोज लूप सिस्टम होता है। साइक्लिक जो है ये क्लोज लूप सिस्टम है। साइक्लिक जो है वो क्लोज्ड लूप सिस्टम होगा, क्लोज लूप सिस्टम। पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि रिवर्सिबल के अंदर, मैं यहाँ पर रिवर्सिबल कर रहा हूँ, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल और ये है साइक्लिक, ये यहाँ पर साइक्लिक में लिख रहा हूँ और यहाँ पर रिवर्सिबल लिख रहा हूँ। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि रिवर्सिबल में सिस्टम हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे अगर ये x से w पे गया तो ये w से वापस x पे आएगा, एक इक्विलिब्रियम बनता है। यानी यहाँ पर, और जो ड्राइविंग फोर्स है, कोई भी ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ड्राइविंग हो सकता है प्रेशर की वजह से कोई चेंज आ रहा हो, लेकिन वो जो चेंज है वो बहुत बहुत छोटा होगा। P1 V1 T1 अगर यहाँ पर है तो सपोज करिए मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ तो ये आएगा P1 प्लस डेल P, हल्का सा चेंज आएगा। और ये जो है P1 प्लस डेल P, इट इज इक्वल टू P1 ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P1 ही आएगा। तो ड्राइविंग फोर्स बहुत छोटा होगा। तो ये हमारा P1 आ गया, V1 आ गया और ये T1 आ गया। तो यहाँ पर हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम बनता है। तो हमारा पुराने वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये x से w पे चला गया, तो ये इक्विलिब्रियम को नहीं दिखा रहा है, ये कंप्लीट ट्रांजिशन को दिखा रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आ गया, दूसरे से तीसरे स्टेट पे आ गया और तीसरे से वापस अपना ओरिजिनल स्टेट पे आ गया। तो ये इक्विलिब्रियम को नहीं बता रहा है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जाम्पल नहीं होगा, बल्कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप पे एक इक्विलिब्रियम बनता है। फॉर एग्जांपल अगर ये होता है x से w, w से y और y से x, अगर ये होता तो ये सिस्टम जो है रिवर्सिबल भी होता और साइक्लिक भी होता, क्योंकि हर एक स्टेप में इसने इक्विलिब्रियम सेटअप कर रखा है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में। और ये इनिशियल फेज से वापस अपना फाइनल जो स्टेट है वो भी इनिशियल ही है, मतलब इनिशियल और फाइनल इसकी बराबर ही है। इनिशियल स्टेट जो है उससे 3 स्टेप से गुजरा है और वापस अपनी इनिशियल स्टेट को अचीव कर लिया है इसमें। अब आप जो है अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें आप इसका, तो ये हमारा P है, ये हमारा V है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, V है, वॉल्यूम है। तो ये जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये जो है सपोज करिए ये स्टेप 1 ये ऐसे गया, तो ये यहां से A से B पर गया, इधर आया, और B से A पे आ गया। तो ये जो है ये पूरा यानी स्टेप 2, स्टेप सेकंड से इस पे आ गया। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। और रिवर्सिबल के अंदर क्या होगा, ये जैसे ये जो कर्व है ये रिवर्सिबल, तो ये A से B पर आया और फिर उसी को फॉलो करता हुआ ये पीछे की तरफ चला गया। तो ये हमारा जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस का डायग्राम है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखें, रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम जो है वो हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, हर एक स्टेप पे, और ये इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर जो है हमने 3 स्टेप में कंप्लीट कर दिया, एक तो ये भी है, दूसरा जो है इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम सेटअप हर एक स्टेप पे नहीं हुआ है, बल्कि किसी भी स्टेप पे नहीं हुआ है। तो ये हमारा साइक्लिक होगा लेकिन रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस तो होगा लेकिन रिवर्सिबल नहीं होगा। ये मेन डिफरेंस। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा साइक्लिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन 10 बोलता है, क्वेश्चन 10 बोल रहा है व्हेन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, आइडियल गैस को कंप्रेस करा है एडियाबेटिकली। ये मैं आपको याद करा चुका हूँ, किसी भी चीज को जब गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं तो वर्क जो है वो हीट में बदल जाता है और वो हीट को रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वॉल्स जो है वो इंसुलेटिंग है। जैसे ये हमारा पिस्टन है और वॉल्स जो है इंसुलेटिंग है, एडियाबेटिक में वॉल्स इंसुलेटिंग होती हैं, तो वॉल्स जो है ये इंसुलेटिंग है। अब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन सडनली अगर एकदम से नीचे आ रहा है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो ये जो एयर है अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एयर का टेम्परेचर
will shoots up, air temperature will rise, air temperature will increase due to adiabatic compression. बल्कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया बादल जो है वो कैसे, बादल का एक्सपेंशन जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और उस बादल में जो हवा होती है वो ठंडी होकर फिर पानी में बरसने लगती है। जैसे ये बादल है, ये हमारा एयर का सिस्टम है, तो ये क्योंकि एयर जो है वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का होता है, तो जब ये एक्सपेंड करता है तो इसके अंदर का टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से इसके अंदर का जो पानी है, जो वेपर्स है, वो कंडेंस होकर पानी की फॉर्म में गिर जाएगा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट लाता है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है ये हीटिंग इफेक्ट लाता है। आप एक छोटा सा आप इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज करें ये कोई आदमी है और ये इसका जो है इसने जैसे सीटी हम बजाते हैं, तो सीटी अगर आप जैसे सीटी की तरह इसने गोल मुंह कर रखा है और ये यहाँ से हवा बाहर निकाल रहा है, तो कभी आप देखेंगे अगर आपने हाथ बाहर रखा है दूरी पर, थोड़ा दूरी पर जैसे हाथ बाहर रखा है, तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है आपको। हवा बाहर निकालेगा तो ये कूलिंग इफेक्ट आपको देगा, क्यों? क्योंकि ये ओरिफिस है, और हवा जो है जब अंदर, क्योंकि अंदर जो है हवा प्रेशर ज्यादा है, हमारे मुंह में जो हम हवा भर रहे हैं और प्रेशर ज्यादा, और जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो ये एयर जो है वो एक्सपेंड करती है, एकदम से एयर एक्सपेंड करती है, तो ये एयर ठंडी हो जाती है, और जब हमारे हाथ पे टच करती है तो ये हमें कूलिंग सेंस देती है। तो कोई भी जैसे सीटी अगर बजाने का कोशिश करता है, तो हवा जब बाहर निकलती है मुंह से, तो अगर आप उसको टच करने की कोशिश करें तो आपको ठंडा इफेक्ट देगी। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है ये हीटिंग इफेक्ट है। तो इसकी वजह से व्हेन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली द फाइनल टेम्परेचर इज हायर देन द इनिशियल। आंसर ये हो जाएगा। लोअर तो एक्सपेंशन में होगा, सेम नहीं होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ कंप्रेशन, हाँ ये डिपेंड तो करेगा लेकिन हायर हो जाएगा, वो बात हमारा सही है। तो हायर देन। Now question 11, choose the correct answer. Thermodynamic state function is a quantity. ये कह रहा है थर्मोडायनेमिक जो है वो स्टेट फंक्शन, इसमें से कौन सा जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन के बारे में सही है? तो यूज टू डिटरमाइन द हीट चेंज, नो। हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये बात सही है कि स्टेट फंक्शन की जो वैल्यू है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है और स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है। नाउ थर्ड ऑप्शन, यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हुज वैल्यू डिपेंड्स, हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पे जो है सिर्फ पाथ फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। पाथ फंक्शन जो है वो हमारे पास दो ही है, हीट एंड वर्क। बस आपको पाथ फंक्शन याद करने हैं, बाकी कोई चीज याद नहीं करनी। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, तो हीट एंड वर्क जो है ये पाथ फंक्शन, क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन। बाकी सब जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्टेट फंक्शन में काउंट होंगी। अब फॉर अ प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, एडियाबैटिक कंडीशन में टेम्परेचर चेंज जीरो होता है? नहीं। एडियाबैटिक कंडीशन में टेम्परेचर जो है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो जीरो नहीं होगा। डेल्टा पी जीरो होगा? नहीं, ये डेल्टा पी आइसोबेरिक प्रोसेस में होता है। क्यू जीरो होगा? हाँ, हीट चेंज जो है वो नहीं बदलेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्क डन जीरो होगा? नहीं, वर्क डन जो है वो पी डेल वी, ये हमारा वर्क डन होता है, और ये जीरो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। तो अभी बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे कुछ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।